तो क्या समझते हैं आज का मैच एक यकीनी तौर पर अहम तो है ही, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी अपनाना होगी आज के मैच में खास तौर पर पाकिस्तानी टीम को? बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। दरअसल अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो ये 2024 पाकिस्तान के लिए खास तौर पर T20 इंटरनेशनल मैचेस में कुछ ज्यादा अच्छा साल साबित नहीं हुआ। इस साल के अवाइल में जब न्यूजीलैंड की बी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई, उसने पाकिस्तान को T20 में हराया। फिर उसके बाद पाकिस्तान जब आयरलैंड गया तो आयरलैंड में एक T20 हारा। फिर इंग्लैंड में पाकिस्तान को T20 सीरीज में शिकस्त हुई और सोने पर सुहागा पाकिस्तान को अमेरिका जैसी क्रिकेट की दुनिया में नौवारिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप में हराया। उसके बाद क्या हुआ कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम एक T20 मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 3 T20 तीनों हारे। सीरीज जो थे वो 3-0 से व्हाइट वॉश की ऑस्ट्रेलिया ने, और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक T20 हारे। और अब जो एक T20 हुआ था 10 दिसंबर को, वो भी हम 11 रन से हारे। तो T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि रिजवान को अब देखना ये कि बाबर आजम और रिजवान इनिंग्स ओपन करते हैं या साइम अयूब किस दर्द की दवा है। साइम अयूब बेसिकली इज एन ओपनर और वो दायरे का सही इस्तेमाल करता है। जो इब्तिदाई 20 ओवर में जो 6 ओवर होते हैं, मिर्जा साहब मैं आपकी बात करता हूँ, हम मैच में भी आएंगे। मैं क्या, अगर आपने वो आज की साल की बात की ना, इस साल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही, तो 2024 में पाकिस्तान 16 T20 मैचेस हार चुका है और महज 8 हमारे हिस्से में जीत आई है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो 8 किन के खिलाफ हम जीते ये भी देखें। हमने कनाडा को हराया, हमने जिम्बाब्वे को हराया, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम मैच जीते, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस जीते, 1 हारे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं रही। तो अब ये साल चूंकि अब दिसंबर आधा हो गया है, तो अब ये साल जब इसका सूरज गुरूब होगा तो पाकिस्तान को तवक्को करनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में T20 में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। लेकिन ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग है। जिम्बाब्वे की कमजोर टीम के खिलाफ दानिश हम एक मैच हारे थे और यहां आते ही एक मैच हार गए। अब दूसरे मैच में जो इन्होंने चेंज किया है कि सुफियान मुकीम की जगह जहादात खान को, जो मीडियम पेसर है, उनको लेकर आए। सेंचुरियन में ये मैच है। सेंचुरियन जो है वो जोहान्सबर्ग के नजदीक है, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है। और फिर कल तीसरा और आखिरी T20 जोहान्सबर्ग में होगा। तो चैलेंजिंग टास्क है। आज पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए इंतहाई बेहतरीन कारकर्दगी पेश करना होगी। और खास तौर पर जो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है दानिश, वो फ्लॉप हुई है। मिडिल ऑर्डर में आप उस्मान खान को आजमा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर आ रहे हैं, इरफान खान नियाजी आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा और मैं समझता हूं कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नुक्ते अच्छा मिर्जा साहब, कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं, तो अगर कॉम्बिनेशन स्टार्ट की बात करें तो ओपनिंग शुरू जहां से होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस माजी में रही है बाबर आजम की, नो डाउट वो जो उनकी जाती परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और यकीनी तौर पर अब जो हम देख भी रहे हैं, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि 1-2 अगर 50s कर देते हैं तो वो हाईएस्ट 50s करने वाले T20 में खिलाड़ी बन जाएंगे। लेकिन क्या बाबर की ओपनर बनती है? और ऐसे में आपने पहले मैच में भी देखा कि बाबर ने 4 डॉट बॉल्स खेली, फिर आउट हो गए वो, और साइम अयूब ने फिर सहारा दिया टीम को। तो साइम की ओपनिंग नहीं बनती? बिल्कुल आपने सही कहा। लोग यही कह रहे हैं, जो क्रिकेट के माहिरीन और नाकदीन, उनका यही ख्याल है दानिश के बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। अगर रिजवान बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं इनिंग्स ओपन करने के लिए, बिकॉज ही इज द कैप्टन, तो उन्होंने पहले भी नाराजगी का इजहार किया था जब गुज़िश्ता बरस दिसंबर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी न्यूजीलैंड और शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, तो रिजवान को नीचे ले आए थे, जिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने थोड़ी सी खफगी का इजहार किया था। अब वो कप्तान है, वो इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, आप देखें कि शुरू की इनिंग्स के ओवर जो थे, इब्तिदाई ओवर बहुत स्लो खेले। बाद में उन्होंने रन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान हार गया। तो मेरे ख्याल में सबसे इस वक्त जो साइम अयूब इन फॉर्म बैट्समैन है, उसने पिछले मैच में भी जो 31 रन किए, उसकी इंटेंट देखें कि उसने आते ही जो है बॉलर्स पर चढ़कर अटैक किया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थोड़ी परेशानी का शिकार हुए। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को इनिंग्स ओपन करनी चाहिए और बाबर आजम को 1 डाउन आना चाहिए। अच्छा मिर्जा साहब, यकीनी तौर पर सही फरमा रहे हैं आप, जो अप्रोच होनी चाहिए हमारी खास तौर पर T20 में पावर प्ले में, वो अप्रोच हमें दिखाई नहीं देती। जिस तरह आपने कहा रिजवान का 73 रन बनाए, उन्होंने टोटल 62 गेंदें खेली, यानी 10 ओवर से ज्यादा एक बंदा ही खेल गया।
और उसकी जो डॉट बॉल्स थी वो 24 डॉट बॉल्स बनती हैं, यानी और स्टार्ट में उन्होंने डॉट बॉल्स खेली, यानी जब पावर प्ले में आपको हिटें मारनी होती हैं तो बाकी अगर टीमों से मवाजना करें, पावर प्ले में कोशिश होती है कि उनकी विकेट भी ना जाए, अगर विकेट जाती भी लेकिन बाद के आने वाले प्लेयर वो भी खेलते रहते हैं तेज आके स्कोर ज्यादा बने। तो यहां पे क्या खामी आपको लगती है? देखें दानिश, टीमें समझ गई है कि रिजवान का ऑन साइड बड़ा स्ट्रांग है कि अगर जरा सी भी मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद मिलती है, रिजवान उसको जो है बाउंड्री की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, और अब टीमें उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप फंसा रही हैं ताकि वहां उन्हें स्ट्रोक खेलने में मुश्किल होती है। और उन्होंने स्ट्रैटेजी टीमों ने ये बनाई है कि उनको यॉर्कर्स किए जाए ताकि उन्हें स्पेस ना मिले, तो उसकी वजह से वो थोड़े से फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लिया एज अ कैप्टन अपने आप पर। उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट नहीं किया। जिस तरह आपने कहा कि 24 डॉट बॉल्स अगर रिजवान ने खेली हैं तो इसका मतलब ये बहुत 20 ओवर तक वो आखिरी ओवर में आउट हुए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और पाकिस्तान को यकीनन सोचना पड़ेगा। आज देखते हैं कि रिजवान किस रूप में जो है वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि वो कप्तान की हैसियत से उन पे प्रेशर है। रन्स उन्होंने बनाए T20 में, नो डाउट इन दैट, लेकिन बाद लोगों की यही ओपिनियन है कि रिजवान जो है वो T20 में एज एन ओपनर इतने कामयाब नहीं है, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं। और यही हाल बाबर आजम का है। अगर दोनों एक जैसे बैट्समैन इनिंग्स ओपन करेंगे कि जिनका स्टाइल थोड़ा डिफेंसिव है, तो इब्तिदाई ओवर्स में जो 6 ओवर्स होते हैं जो पावर प्ले के, अगर हम उसका एडवांटेज नहीं लेंगे दानिश, तो फिर हम कैसे एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, ये सारी चीजें यकीनी तौर पर पहली बार डिस्कस नहीं हुई हैं। यही मामला जब आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हुआ, ये मामला हमने तब भी डिस्कस किए कि हम पावर प्ले में क्यों स्कोर नहीं किए। आपको याद होगा कि पावर प्ले में एक बाउंड्री भी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं लगी थी टीम से। तो मसला ये है कि हम बाहर बैठे हमें चीजें सारी अंदाजा हो जाता है और हम नतीजे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स को अंदाजा क्यों नहीं हो पाता? देखिए, प्लेयर्स को होना चाहिए। अब अगर आप ये समझें कि मेरी जगह पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल पक्की है, मुझे कोई हिला नहीं सकता, तो फिर खुद एतमादी कुछ जरूरत से ज्यादा आ जाती है और वो खुद एतमादी फिर इंसान को ले डूबती है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए रोटेशनल बेसिस पर। जिस तरह आकिब जावेद ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए जो टीमें अनाउंस की, 26 खिलाड़ी उन्होंने ट्राई किए, कुछ वापस भेज दिए, कुछ वहां मौजूद है। तो अब प्लेयर्स को भी ये सोचना चाहिए, अगर उनके पीछे एक दूसरा प्लेयर लगा होगा, उनकी जगह खतरे में होगी, तो फिर वो इस बात का एहसास करते हैं कि उन्हें किस तरीके से खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद वहां मौजूद हैं, वो टीम को जो है वो लेकर चल रहे हैं। तो अब ये वो भी बताते होंगे और पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है वो भी बताता होगा प्लेयर्स को। ये प्लेयर्स को खुद भी सोचना चाहिए। अच्छा मुझे सब लगे हाथ हम फखर जमान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं और साइम अयूब को जिस तरह पहले आपने भी फरमाया कि ओपनर उनको आना चाहिए। एक तो ये बताएगा कि उनको ओपनिंग ना कराने की वजह क्या आप समझते हैं, कि क्या सोच के कप्तान ने फैसला किया होगा कि बाबर आजम ही उनके साथ ओपनिंग करें? और दूसरा जो मामला है फखर जमान का, वो कहां तक पहुंचा है, अंदर की खबरें क्या है? क्योंकि बोर्ड की जानिब से और कोच की जानिब से कहा गया था कि उनके फिटनेस मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि वो लीग खेल भी रहे हैं, बाकायदा उन्होंने गुफ्तगू भी की और कहा कि वो बिल्कुल फिट है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। फखर जमान के साथ ज्यादती हो रही है मेरी जाती राय में। ही इज एन एक्सपीरियंस क्रिकेटर और आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था 18 जून 2017 को इंग्लैंड में ओवल लंदन के मैदान पर पाकिस्तान ने जो भारत को हराया था, क्या इनिंग्स खेली थी फखर जमान ने। लगता यह है कि जिस तरह से वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया है, फखर जमान उस टीम में ही शामिल नहीं है। तो क्या प्लान में है वो चैंपियंस ट्रॉफी के? क्योंकि इसके बाद जब पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी और फिर टेस्ट सीरीज खेलकर जब वतन वापस आएगी, तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज खेलेगा और फिर एक ट्राई सीरीज है जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान हिस्सा लेंगे। तो क्या फखर जमान प्लान में है कि नहीं है? मुझे तो लग रहा है उनको नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है और वो इतने सीजन कैंपेनर है। वो तो ऐसा खिलाड़ी है कि जो हर पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो जिद नहीं करता कि मुझे ओपन ही कराओ। और बाजी में हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस इस वजह से मुतासिर भी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली इज एन ओपनर और वो जिस तरह का ओपनर है कि वो अटैक करता है और इब्तिदाई 6 ओवर्स में पावर प्ले में जिस तरीके से वो बॉलर्स पर चढ़ के खेलता है, तो उसकी जरूरत होती है। लेकिन बहरहाल चूंकि रिजवान और बाबर थे और उसकी वजह से पहले शान मसूद को भी नीचे लेकर आए, तो हमने कई अच्छे प्लेयर जो है ना वो कुर्बानी, उनकी अना की भेंट चढ़ा दिया, उनकी कुर्बानी दे दी, जिसकी वजह से मसाइल है। मेरे ख्याल में फखर जमान जैसे सीजन कैंपेनर को पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने करियर के आखिरी दिनों में है और उनकी सलाहियतों से हमें इस्तेफादा करना चाहिए। उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करना चाहिए। मिर्जा साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रेक के